Hello friends, let us see today's newspaper, that is 23rd of November 2016. First article, it is related to LODA panel report and its implementation. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो रिफॉर्म्स लोडा पैनल ने इसमें सजेस्ट किए थे उनको। अब इसमें 70 ईयर्स एज से ज़्यादा के लोग जो हैं उनको बैन करने का, उनको बार करने का लोडा पैनल ने बोला था। मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या अदर कोई ऑफिशियल्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करते थे ऑफिस में, उनको कि 70 ईयर्स एज से ज़्यादा है तो उनको ना रखा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। लोडा पैनल में इसको बाइंडिंग बताया है कि बीसीसीआई पे बाइंडिंग है। दूसरा कि स्टेट बोर्ड्स ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा बीसीसीआई का कहना है कि स्टेट बोर्ड्स मानते नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते हैं, दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द रिपोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दे शुड कंप्लाई। जिनमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो एज सीलिंग है, दूसरा कि वन स्टेट का वन वोट होगा, और वहाँ की जो एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन, वो एक स्टेट की एक ही, चाहे भले ही कितनी एसोसिएशन हो वहाँ पे, वो एक ही वोट कर पाएंगे एक स्टेट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं तो इनको की कंप्लाई करे स्टेट्स, और बीसीसीआई जल्दी से जल्दी इनको इम्प्लीमेंट करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो भी सीईओ होगा बीसीसीआई का, उसको गाइड करने के लिए एक ऑब्जर्वर रखने के लिए लोडा पैनल ने कहा है। तो वो ऑब्जर्वर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट्स किसका, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और आईपीएल तीनों टाइप के क्रिकेट का ऑडिट, इन सभी चीज़ों को देखेगा ऑब्जर्वर। तो लोडा पैनल ने जीके पिल्लई के लिए बोला है कि जीके पिल्लई को चूज किया है लोडा पैनल ने, लेकिन ये पहले होम सेक्रेटरी थे। अब किस बेसिस पे, वाई एंड हाउ लोडा पैनल हैज चोजन जीके पिल्लई, ये क्वेश्चन मार्क है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वर के लिए बोला कि हाँ ठीक है, ऑब्जर्वर तो होना चाहिए। बाकी फिर चीज़ें हम ऑलरेडी लोडा पैनल की रिपोर्ट मैंने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें हमने सारी चीज़ें इसके बारे में देखी हुई हैं। रिफॉर्म्स हैं, क्या क्या करने हैं, ट्रांसपेरेंसी लानी है, हैवी एक्शंस बहुत ज़्यादा ना हो, ऑटोनॉमी इसकी बनी रहे, और जो भी चीज़ें लोडा पैनल ने बोली हैं वो सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी मैंने किस टाइप से बन सकते हैं वो भी उसमें दिया है, तो वो एक बार देख लेंगे वीडियो। नेक्स्ट आर्टिकल, ये जीका वायरस से रिलेटेड है। जीका वायरस का बहुत आउटरीच हुआ था बीच में, लेकिन अभी जीका वायरस कंट्रोल्ड है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अभी क्रिएट नहीं कर रहा है, ये इंटरनेशनल कंसर्न की बात अभी नहीं है। और इससे एक माइक्रोपैथी करके एक वो है, इसमें क्या है कि स्मॉल हेड्स, बच्चों के लगभग 2300 केसेज ऐसे देखे गए थे, जिनमें कि बच्चों के सर छोटे हो गए, जो नए मतलब न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके सर छोटे हुए, जनरल जो नॉर्मली जितना बड़ा सर होता है उससे, तो उसको माइक्रोपैथी, वो बीमारी का नाम इन्होंने दिया है। तो माइक्रोसिफेली, माइक्रोपैथी नहीं है, माइक्रोसिफेली। तो ये जो डिजीज है ये जीका वायरस की वजह से हुई है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का मानना है। और ये 2300 इतने केसेस दर्ज किए गए, और ब्राजील में और फ्रेंच पोलिनेशिया जो है, इनमें भी कुछ कुछ अलग चेंजेस देखे गए 2014 में। तो इसको डब्ल्यूएचओ इसको इस तरीके से कंसिडर कर रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एरियाज में जो डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट किए गए, वो अलग अलग टाइप के असर हैं, अलग अलग टाइप की डिजीजेज जनरेट हुई हैं इससे। तो ये अलग अलग एरियाज में, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स में अलग टाइप की चीज़ें जनरेट करता है। तो इसके लिए अभी इसको भूल जाना मतलब ऐसा नहीं है कि इसे भूल जाएं, इस पे ध्यान रखना है वर्ल्ड को ही, लेकिन एक थ्रेट नहीं बचा है अभी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी को इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने दी है कि ये कैसे कैसे फैलता है। तो स्प्रेड जो होता है वो वेक्टर बॉर्न स्प्रेड भी है इसका। फिर नेक्स्ट इसमें इसका स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, एक तो वेक्टर बॉर्न तो है ही, नेक्स्ट की वैक्सीन्स नहीं अवेलेबल हैं इसलिए भी हुआ है, डायग्नोस्टिक टूल्स वो अच्छे नहीं हैं, और इसके लिए
डेवलप भी नहीं हुए थे एंड टू एंड, तो ये भी इसका एक रीजन है। तीसरा कि इम्यूनिटी ये वर्ल्ड वाइड वेरी करती है, और इम्यूनिटी काफ़ी सारी कंट्रीज में कम है जीका वायरस के अगेंस्ट। ये इन्होंने डाटा दिया, एक 67 कंट्रीज में लैक ऑफ इम्यूनिटी है अगेंस्ट जीका वायरस। और नेक्स्ट की मॉस्किटो वेक्टर्स जो हैं उनकी वजह से काफ़ी फैला है, वो ज़्यादा हैं। तो दूसरा जीका में और माइक्रोसेफेली, ये जो स्मॉल हेड्स वाली डिजीज है, इसमें एक लिंकेज, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2300 लोग जो बच्चे जो हैं उनका छोटा सर हुआ है, तो इनमें एक लिंकेज है, उस लिंक को जानना जरूरी है। दूसरा कि इसके अननोन इफेक्ट्स जो होंगे उनको भी जानना जरूरी है। सो WHO इसका कहना है कि इमरजेंसी कंसर्न भले ही ना हो वर्ल्ड के लिए, लेकिन फिर भी इसके लिए सस्टेन्ड R&D लगातार चलती रहे, वो जरूरी है। दूसरा डेडिकेटेड रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड इसको प्रोवाइड करवाया जाए इस चीज के लिए, वो भी जरूरी है। क्योंकि जो माइक्रोसेफेली वाले चिल्ड्रंस हैं जिनको वो डिजीज है, तो उनके लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हैं उनके सामने। नेक्स्ट कि ग्लोबल अलर्ट भले ही कम हो इसके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रही है, ग्लोबल अलर्ट कम हो गया है, कंसर्न ना हो, लेकिन फिर भी R&D चलती रहे, फंडिंग इसके लिए होती रहे, और R&D के थ्रू वैक्सीन्स, इफेक्टिव वैक्सीन्स बनाई जाएं। नेक्स्ट की डायग्नोस्टिक टूल्स वो इफेक्टिव और स्पीडली डायग्नोस करने के लिए बनाए जाएं, और फंडिंग से ही ये काम हो सकता है। फिर अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड फैलाना जरूरी है। नेक्स्ट उन्होंने दिया चीजें कि ब्राजील में जो है, नॉर्थ ईस्ट ब्राजील में वेस्ट ब्राजील से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, और उसी टाइप से अदर कंट्रीज में भी, ब्राजील में अदर कंट्रीज से भी ज़्यादा है। तो इसका क्या लिंकेज है कि वेक्टर मॉस्किटोज से और जीका और माइक्रोसेफेली का, ये सारे लिंकेजेस को जानना जरूरी है। इसके बारे में रिसर्च लगातार चलती रहे, ये जरूरी है। तो इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को डाउनग्रेड करना ये ठीक नहीं है, ऐसा WHO का कहना है। तो response is here to stay, and mean to say कि we have to stay with it, we have to do R&D. so फ्री एक्सेस भी जरूरी है, मेडिकल फ्री एक्सेस। सेकंड की जीका वैक्सीन्स का डेवलपमेंट जो है वो जरूरी है। फ्री एक्सेस मेडिकल जर्नल्स में होगा, उनकी रिपोर्ट्स का फ्री एक्सेस होगा। जैसे अभी जो आउटरीच हुआ था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी लोगों ने, सभी ने, और जो जो इन्होंने पहले पेपर्स पब्लिश किए हैं उनमें लोगों ने उनको अवेलेबल करवाया गया था, तो इसके लिए मेडिसिन बनाई गई थी। तो इसलिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग और फ्री एक्सेस टू दोज रिपोर्ट्स, दोज पेपर्स, इट इज़ नेसेसरी, एंड वी हैव टू स्टे विद WHO's गाइडलाइंस कि हमें इसका इम्पोर्टेंस खत्म ना हो, और अलर्ट भले ही कम हुआ है लेकिन फिर भी हम लगातार इसके लिए काम करते रहें। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन उससे रिलेटेड है, ट्रंप की जीत से। तो ट्रंप की जीत क्यों हुई है, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो इस चीज़ पे शॉक्ड हैं कि हिलेरी का हारने के रीजंस क्या हैं, लेकिन हिलेरी के हारने के रीजंस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं लोग, ट्रंप की जीत पे ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप क्यों जीते, और कौन से तरीके से ट्रंप ने ये रास्ता, मतलब इन विच वे ही हैड मेड दिस पाथ। तो इस चीज़ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ें हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं होते पॉलिटिक्स में, ना ही आइडियोलॉजिकल बैटल है ये बस एक परफॉर्मेटिव एक्ट है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जैसे अभी हमने कल भी एक आर्टिकल देखा था कि ट्रंप वाज एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। भले ही वो खुद राइट पर्सन नहीं है, वो रॉन्ग पर्सन है, लेकिन वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे था, इसलिए वो जीता है। फिर इन्होंने आगे ट्रंप को और अर्नब को एक कंपैरिजन किया है कि वर्चुअली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके देखा जाए तो नोबडी नोज अबाउट द ट्रंप की वो ओरिजिनली कैसा है, पर्सनली कैसा है, एज अ पर्सन वो कैसा है, लेकिन उसकी जो बातें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों की वजह से उसको चूज कर लिया गया। सो अब इन्होंने आगे कुछ चीज़ें दी हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पॉलिटिक्स ने काम किया है, और वहाँ पे कंसेप्ट्स का कोलैप्स देखने को मिला है, कि जैसे लेफ्ट वर्सेज राइट बैटल है,
उसका कोलैप्स देखने को मिला है। आइडिया पॉलिटिक्स है, लेफ्ट वर्सेस राइट, तो वो यूएसए में वो एक कोलैप्स देखने को मिला है ट्रम्प की इवेंट से, कि वो ना लेफ्ट है ना राइट है, वो क्या पर्सन है, कैसा है, नोबडी नोज। वो एक आउटसाइडर है इस तरीके से। खुद रिपब्लिकन्स भी उसको एक आउटसाइडर की तरह देखते हैं, लेकिन फिर भी वो जीता है उसने, क्योंकि प्रॉब्लम्स का क्विक सॉल्यूशन एक बताया लोगों को कि आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? इमिग्रेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, वो प्रॉब्लम है। ही विल मेक यूएसए ग्रेट अगेन, इस टाइप के उसने वादे किए हैं। यूएसए ड्रीम जो हुआ करता था उसको उसकी तरफ वापस यूएसए को लेकर जाएगा, इस टाइप की बातें उसने की हैं। ट्रम्प क्या देखते हैं कि ट्रम्प ने रियलाइज किया है कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है हार्ड हैट और हाइपोकॉन्ड्रियक का। तो ट्रम्प ने जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हेल्पलेसनेस है, उसको फील किया और उसी के हिसाब से सॉल्यूशंस दिए, एग्रेसिव व वायलेंट सॉल्यूशंस उसने प्रोवाइड करवाए कि उनकी सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, कि जो भी प्रोसेस हो उसको किस तरीके से, किस प्रोसेस से वो सॉल्व करेगा। तो उसने एक सॉल्यूशंस दिए लोगों को एम्पावर करने के लिए। तो ट्रम्प ने हिलेरी क्लिंटन के अगेंस्ट जाके, मीन टू से कि हिलेरी क्लिंटन का जो थॉट्स हैं वो एक उसका जो नेचर है वो एक सिंपली टेक्स्ट बुक काइंड है, कि लाइन से चीजों को जैसे लिख दिया गया है। सॉल्यूशन बोरिंग चीजें एक होती है वैसे, कि वो सोफिस्टिकेटेड है, फाइन, करेक्ट है, लेकिन वो चीजें जो हैं सॉल्यूशन लोगों को नहीं दिखाई देती हैं। वो एक कंटिन्यूअसली चली आ रही चीजें हैं, उन्हीं को ही हिलेरी क्लिंटन ने फिर से ही यूज में लेने की कोशिश की, जबकि ट्रम्प ने अपनी लैंग्वेज से, ओरल डायलॉग से, उन चीजों से लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को एक्सप्लेन की चीजें। एक विलेज इडियट को उसने अट्रैक्ट करके और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया। तो वो सारी चीजें ट्रम्प ने एक अलग से की। सो हिलेरी क्लिंटन की हार का भी यही रीजन हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली वो ऐसी ही चीजें चल रही थी जो उसने बात की है, और ट्रम्प ने एकदम से चीजें ऐसी प्रोवाइड करवाई कि वी विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स इन वन गो। तो वैसी सारी चीजें ट्रम्प ने प्रोवाइड करवाई, इसलिए उसकी जीत हुई है। आगे इनका कहना है कि यहाँ 3 फैक्टर्स हैं जिनका कि ये जो रिजल्ट निकला है, तो उसमें इन 3 फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है एक फियर ऑफ द एक्सपर्ट्स। तो और जबकि ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प जोक्स मारते हैं, ट्रम्प की एक कॉइनेज लैंग्वेज है, ट्रम्प एक बुली बॉय की लैंग्वेज यूज में ली है ट्रम्प ने। सेकंड जो लैंग्वेज है वही कि ट्रम्प ने ऐसी लैंग्वेज यूज में ली है, और बियॉन्ड पॉलिटिकल करेक्टनेस जाके ट्रम्प ने सॉल्यूशंस दिए हैं। उन सब चीजों पे नहीं चलते हुए, उस ढर्रे पे नहीं चलते हुए उसने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और इमोशंस को ज्यादा यूज में लिया है इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजी, आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल से। तो वो सारी चीजें ट्रम्प की जीत में हेल्पफुल रही हैं। तो इस तरीके से हम ऑलरेडी कई आर्टिकल्स देख चुके हैं। तो फाइनली जो कंक्लूजन है वो कि सिनेरियो वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है चीजों को लेके। जैसे हमने पहले भी बात की थी, ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे पुराने जमाने की बात हो जाने वाला है यदि इसी तरीके से सब कंट्रीज में चलता रहा। जैसे कि ब्रेक्जिट ब्रिटेन का, वहां पे थेरेसा की जीत, यहाँ पे ट्रम्प की जीत, तो ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाती हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन चलती रही तो चेंजेस काफी ज्यादा आ सकते हैं वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये जेनरिक ड्रग्स से रिलेटेड है। 4 ईयर्स से बढ़ा के 10 ईयर्स किया जा रहा है टाइम पीरियड डाटा एक्सक्लूसिविटी के लिए। आईपीए, ये है इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसने इस इशू को उठाया है कि बैकडोर, दूसरे रास्ते से, बैकडोर से एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है एमएनसीज को। एमएनसी जो क्या करती हैं, जिन अपना रिसर्च करती हैं, नए बायोमोलिक्यूल्स खोजती हैं, उन पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। ये ट्रायल्स पहले होते हैं जानवरों पे, एनिमल पे, जैसे कि रैबिट वगैरह पे। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स भी होते हैं। तो एमएनसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारा काम करेगी, ट्रायल्स करेगी, तो उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। सो एमएनसी शुड बी प्रोवाइडेड विद पेटेंट्स, ये एक नेसेसिटी है। लेकिन इंडिया में क्या है कि अभी तक ये 4 इयर्स था
कि डाटा एक्सक्लूसिविटी 4 इयर्स के लिए होगी। और ये एक दूसरा बस एक तरीका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन का, एक अलग तरीका आप मान लीजिए कि डाटा एक्सक्लूसिविटी रखी जाएगी और उस टाइम में किसी भी कंपनी को, अदर कंपनीज को जो जेनरिक वर्जन है वो बनाने की इजाजत नहीं होती है फॉर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो अप्रूव नहीं करती हैं उनके वर्जन्स को। आई मीन टू से कि एमएनसीज ने जो ट्रायल्स किए हैं उनको यूज में लेके और इन 4 इयर्स तक कोई भी जेनरिक ड्रग्स कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती है। उनको अपना यदि करना है तो अलग से ही करना पड़ेगा, फिर जाके ड्रग अथॉरिटीज दोनों डाटा को कंपेयर करके उसके बाद अलाउ कर सकती हैं करें तो। लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं वो कंपनीज इतना ज़्यादा खर्चा ना करके दे वेट फॉर 4 इयर्स कि डाटा एक्सक्लूसिविटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वी विल मेक ड्रग्स। तो जो पेटेंट का, जैसे पेटेंट 20 इयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है ईयू में, यूएसए में, इनमें, तो साथ ही फिर 5 इयर्स के लिए और बढ़ाया जा सकता है यदि चिल्ड्रंस पे उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं तो इस टाइप की वहाँ पे कंडीशंस है। वही सेम चीज एक तरीके से मान सकते हैं हम कि ये डाटा एक्सक्लूसिविटी जो है वो इंडिया में। तो जेनरिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज वेट करती हैं फॉर दोज 4 इयर्स कि हमें ट्रायल्स ना करने पड़े और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव जो प्रोसेस है वो फॉलो ना करना पड़े, और 4 इयर्स के बाद हम खुद उसी प्रोसेस से उन्हीं के जो रिपोर्ट्स हैं, डाटाज हैं, उनको यूज में लेके ही वी विल मेक प्रोडक्ट्स, वी विल मेक ड्रग्स। लेकिन अभी इसको 10 इयर्स करने की बात है, गवर्नमेंट इसको 10 इयर्स करना चाह रही है। तो आईपीए ने, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है, उसने विरोध किया है इसका कि नहीं ये गलत है। क्यों, किस बेसिस पे? कि चीजें हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। एक तो कि पेटेंट देना और इतने सालों तक ड्रग्स को, जेनरिक ड्रग्स ना बनाने देना, तो ये एक इटसेल्फ में डिबेट है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी पूछ चुकी है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। अपने जो लॉज हैं उसमें एक तो पेटेंट का 8(4) है, ये पूछा जा चुका है। तो इस टाइप की चीजें ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। और ये डिबेट ये है कि जेनरिक ड्रग्स सस्ती होती हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इनकी कम होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लाइक कि कैंसर की जैसे ग्लीवेक वगैरह वो आती हैं, वो मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं। इवन एक वीक की मेडिसिन भी अफोर्ड कर पाना एक नॉर्मल बीपीएल फैमिली या फिर कहा जाए तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 1.5-2 लाख के आसपास एक वीक की मेडिसिन आती हैं। तो उसके लिए जेनरिक ड्रग्स बनाई जाती है। जेनरिक ड्रग्स कॉस्ट सस्ती होती है और वही बायोमोलिक्यूल्स उसमें मिल जाते हैं, बस उसका जो कंपनी का नाम है वो यूज में नहीं लिया जाता है। तो इस टाइप से जेनरिक ड्रग्स बनाई जाती हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड गरीबी को देखते हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जेनरिक ड्रग्स को अलाउ करना इट इज़ नेसेसरी। इंडिया में बहुत गरीबी है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत गरीबी है, सो इट इज़ नेसेसरी कि उसको प्रोवाइड करवाया जाए और रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलाउ करें विदाउट दोज क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल। भले ही ये डाटा एक्सक्लूसिविटी 4 इयर्स के लिए रखी जाती है, कुछ लोग तो इसके लिए भी कहते हैं कि 4 इयर्स भी क्यों रखा जाए, और जबकि गवर्नमेंट 10 इयर्स करना चाहती है। तो दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट है इस चीज को लेके कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वो है कि जब एमएनसी जितना सारा रिसर्च करती हैं तो एमएनसी को कुछ फायदा होना चाहिए, तभी जाके उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको एक एंथू तभी आएगा जब वो कुछ उन फायदा कमाएंगे अपना। अदरवाइज तो लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो दे विल नॉट इन्वेस्ट इन R&D, क्योंकि उनको अपना आउटपुट जो मिल रहा है उसके साथ साथ उनको बेनिफिट भी होना चाहिए, तभी जाके वो R&D करेंगे आगे। तो इस टाइप का ये आर्टिकल है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो लेट अस सी, इस बार पता नहीं, चांसेस थोड़े कम है, फिर भी ये देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, डीरेलिंग द इंडियन रेलवेज। ये ऑलरेडी हम ऐसे भी कई आर्टिकल देख चुके हैं। कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था जिसमें हमने कई सारी बातें की थी कि क्या क्या, एक तो जैसे देवरा कमेटी की रिकमेंडेशंस की हमने बात की थी, इसमें खन्ना कमेटी की बातें की हैं। तो कल हमने बात की थी कि नेग्लिजेंस से 70% तक, ह्यूमन नेग्लिजेंस से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ भी यही बातें हैं कि किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, इस पे हम एक्शन लेते हैं, गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती है, उसकी बजाय कि एक्सीडेंट के कॉजेज क्या थे और क्या था। आई मीन टू से कि यहाँ पे जो दिया है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट,
व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इस व्हाट पे कंसंट्रेट हम नहीं करते हैं, हु पे कंसंट्रेट करते हैं। और अभी जैसे डीआरएम को ट्रांसफर कर दिया, कुछ लोगों को, किस किस को इसमें सस्पेंड किया जाएगा, किसको टर्मिनेट किया जाएगा, यही सारी चीजें हर एक्सीडेंट के बाद होती है हमारे यहाँ पे। और इस एक्सीडेंट में लगभग 146 डेथ टोल पहुंच चुका है। ये काफी बड़ा एक्सीडेंट है और इसमें दो तीन तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो कि ट्रैक में प्रॉब्लम थी, ट्रैक में कुछ क्रैक्स थे, उसकी वजह से हुआ है। दूसरा कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस हायर स्पीड की वजह से, या फिर और कोई भी रीजन। अभी कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, जो अभी इसमें कमेटी बनाई गई है, तो उसके बाद ही पता लगेगा चीजें ज्यादा। नेक्स्ट कि इसमें ऑलरेडी जो ट्रैक है, कानपुर से लखनऊ के बीच का ट्रैक, इस पे ऑलरेडी वर्क चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैक ऑलरेडी खराब हो चुका है। और एक ये भी चीज कही जाती है कि ट्रैक्स के नीचे जो रैट्स हैं, चूहों की वजह से भी, चूहों ने मिट्टी को खराब कर दिया है, नीचे खोखला कर दिया, तो इसलिए भी एक्सीडेंट प्रोन हो गया है। तो कानपुर से लखनऊ के बीच के ट्रैक पे तो ऑलरेडी काम चल रहा है, गंगा पुल को भी दोबारा बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन फिर भी क्या क्या चीजें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें। तो सिर्फ एक कोई पर्सनल बंदा, एक पर्टिकुलर बंदा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, ऐसा नहीं है। एक चेन होती है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लाइक सिग्नल्स, ट्रैक को बार बार चेक करने वाले ट्रैकमैन्स, स्टेशन मास्टर्स, या बहुत सारी और मशीनरीज रेलवे की काम करती है, जो सब मिला के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है सब चीज़ों का, और वो सारे एक साथ काम करते हैं, तब जाके ट्रैक का मेंटेनेंस होता है। तो उसी टाइप से ट्रैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे है। नेक्स्ट कि हमारे जो कोचेज हैं, कोचेज काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 60-70 से ज़्यादा परसेंट कोचेज तो पुराने ही हैं। तो इन कोचेज में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन कोचेज पे प्रॉब्लम्स की वजह से भी एक्सीडेंट प्रोन है ये। 2001 में काफ़ी पैसे दिए गए थे सेफ्टी के लिए, लगभग 17,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ था चीज़ों में। और एक डाटा इन्होंने दिया है कि 0.44 मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स जो 2013 में था, वो 0.13 मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स हो गया था 2013 में डिरेलमेंट का। तो इस तरीके से उस टाइम पे थोड़े एक्सीडेंट्स कम हुए थे, लेकिन अभी फिर से हम देख रहे हैं कि कल हमने डाटा देखा था कि 63 पीक हो गया और लगभग 53 एवरेज था, 53-55 कुछ एवरेज था पर ईयर डीरेलमेंट का। तो इस चीज में सुधार किया जाना जरूरी है और एक साथ मिलके काम करना जरूरी है, तभी हो पाएगा। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल आरटीई से रिलेटेड है। 2009 का जो एक्ट है, इसमें है कि कुछ सर्टेन परसेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, उनमें पुअर्स के लिए वो सीट रखी जाएंगी और उनका जो भी फीस होती है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो गवर्नमेंट ने एक कैप फिक्स किया है। वो कैप कुछ 11,000 के आसपास है और बच्चों वाली क्लासेस के लिए और थोड़ा कम है वो। तो इस टाइप का जो कैप गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उस कैप से ज़्यादा भी खर्च होता है उस पे। ये 11,848 ये कैप है और 59,248 ये कैप है। तो ये दोनों इनफ नहीं है कि उनकी फीस को, लाइक की ट्यूशन फीस भले ही इससे कंप्लीट हो जाए, लेकिन बाकी जो खर्चे हैं, पिकनिक खर्चे हैं, अदर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जाती है उनके खर्चे हैं, कोई भी और चार्जेज होते हैं तो उनके खर्चे हैं, वो सब कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो बार बार इनको ये चीज आती है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन इस टाइप का एक टर्म सुनने को मिलता है कि आप फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा रखी है, इसलिए आप इन स्कूल्स में भर्ती हो पाते हो, इन स्कूल्स में पढ़ रहे हो, लेकिन यू आर नॉट एबल टू कम्पीट विद दोज चिल्ड्रंस जो कि अच्छी वेल टू डू फैमिलीज से आते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो कमेंट्स किए जाते हैं या फिर वो एबल नहीं होते हैं, उन जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि बर्थडे पार्टी जो बड़े बच्चों की होती है उनमें उनको इनवाइट भी नहीं किया जाता है, जो गरीब बच्चे हैं उनको। पिकनिक्स वगैरह में वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं दे पाते हैं। ट्यूशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं कि कोई एक उमा देवी हैं जिनकी स्टोरी इन्होंने दी है कि वो इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आरटीई के थ्रू हमने ट्यूशन फ्री गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा दी और एडमिशन भी करवा दिया, लेकिन जो बाकी चीज़ों की वजह से एक वंचना क्रिएट हो रही है बच्चों में, एक हीन भावना क्रिएट हो रही है, उसको खत्म किया जाना जरूरी है। जैसे कि अभी हमने बात की पिकनिक फीस, स्मार्ट क्लास फी, ट्रांसपोर्ट फी,
न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए कोई और फी। तो ऑल दीज फीस ये अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब बच्चे, तो उनको फिर बार बार सुनाया जाता है। जैसे कि कल ही अभी एक सीरियल भी आ रहा था जिसमें भी यही सब चीजें थी। तो कि स्कूल्स में एडमिशन करवा देता है एक गरीब झाड़ू लगाने वाला अपने बच्चे का, लेकिन उसकी बाकी सारी फीसेज नहीं प्रोवाइड करवा पाता है। उसकी बच्ची को टॉर्चर किया जाता है स्कूल में, तो वो बच्ची सुसाइड कर लेती है। तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं इससे कि बच्चों में एक हीन भावना क्रिएट हो रही है। बच्चे, स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, वो भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं पुअर बच्चों से। इक्वलिटी वहाँ पे नहीं है। इक्वलिटी इट इज जो ये बिल्कुल धो दी गई है मॉनेटरी डिस्पैरिटीज के दम पे। मॉनेटरी डिस्पैरिटीज जो है, बड़े बच्चे जो है बड़े लोगों के, वो इनको इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, ह्यूमिलिएट इनको किया जाता है। एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है कि फूड फी, किसी स्कूल ने 35,000 फूड फी बताई, जबकि उसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते थे। और यदि आप नहीं दे पाते हो तो ये केस करने के बाद उनको कहा गया कि ठीक है, आप नहीं फीस दे पाते हो तो अपना लंच और जो भी ब्रेकफास्ट है वो घर से लेके आए। तो ऐसी सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। स्कूल्स उनको ट्रीट करते हैं कि ये हम चैरिटी कर रहे हैं, तो उस चैरिटी फीलिंग एक जनरेट कर दी जाती है, खुद भी ये फील करते हैं, बच्चों को भी बार बार फील करवाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो स्कूल्स में हो रहा है, स्कूल्स में और आउटसाइड द स्कूल्स, ये डिस्क्रिमिनेशन बच्चों को एक मेंटली डिस्टर्ब करने वाला है। जैसे कि स्कूल्स में क्या डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि एनुअल डे पे उनको नहीं चूज किया जाता है, बर्थडे सेलिब्रेशंस में नहीं बुलाया जाता है, उनको सेपरेटली टीचिंग क्लासेज उनके लिए लगाई जाती हैं कि वो वेल टू डू फैमिलीज के बच्चों के साथ ना उनको बिठाया जाए। तो ये हैव्स और हैव नॉट्स वाला एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक एनजीओ के एक राव हैं, ये टास्क फोर्स इनके अंडर बनाई गई है आरटीई के अगेंस्ट, आरटीई को इम्प्लीमेंट करवाने से लेकर जो एड्रेस ये डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस करते हैं। तो इनका भी कहना है कि आरटीई ने सब इश्यूज को, लाइक कि स्कूल से रिलेटेड चीजों को, एंट्री दिलाने तक की इश्यूज को इसने एड्रेस किया है, लेकिन सोशल इंक्लूजन को इसने एड्रेस नहीं किया, उस इश्यू को एड्रेस नहीं किया। डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट हो रहा है, आरटीई उसको एड्रेस नहीं करता है। सिर्फ फी प्रोवाइड करवा देना इज नॉट इनफ। फी प्रोवाइड करवा देने के बाद भी बच्चे वहां से निकाले जा रहे हैं, गरीब फैमिलीज उनको पुल आउट कर रही हैं क्योंकि वो बाकी सारी जो और खर्चे हैं वो नहीं दे पाते हैं। और ना ही जो बिहेवियर चेंज है, बिहेवियरल चेंज है, उसको भी आरटीई नहीं नहीं प्रोवाइड करवाता है। प्रेजुडिस जो बन चुका है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्लास डिवाइड, वर्ग का एक विभाजन जो हो चुका है, उसको आरटीई एड्रेस नहीं करता है। तो इट शुड बी डन थ्रू दिस, तभी जाके हम जो रियल मोटिव है इसका उसको प्राप्त कर पाएंगे। इस टाइप से आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये इंडिया ने सन ज्वाइन किया है। इंडिया 2004 से इसका ऑब्जर्वर की फॉर्म में मेंबर है, नॉट मेंबर, ऑब्जर्वर है। लेकिन अभी इसको इंडिया ने अप्लाई किया है एसोसिएट मेंबर के लिए, और इंडिया को एसोसिएट मेंबर बन भी गया है इंडिया। जो इंडिया को इसके लिए सर्न सर्न है क्या बेसिकली, तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, जिसने कि 2012 में हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल इसकी खोज की थी। तो इसमें पार्टिकल फिजिक्स जो है, फिजिक्स लेबोरेटरी है एक बड़ी, जहां पे पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिया के एसोसिएट मेंबर बनने से क्या फायदे हैं और क्या हमारे प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें इंडिया को लगभग पर एनम 78 करोड़ इतनी फी डिपॉजिट करनी होगी। हालांकि इसके करने के बावजूद भी इंडिया को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडिया को इससे क्या फायदा है। इंडिया की कंपनीज हैं वो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनकी बिड में अप्लाई कर सकती है, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा कि इट कैन अप्लाई फॉर स्टाफ पोजीशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो फायदे हमें मिलेंगे इससे, भले ही वोटिंग राइट हमें ना मिले और इसके जो डिसीजंस हैं उनमें भले ही हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना हो, फिर भी हमें इससे कुछ तो फायदे होंगे ही। और इनफैक्ट काफी ज्यादा फायदे हैं हमें इससे, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज है जो अकेले दम पे इतने बड़े लेवल का रिसर्च कर पाना मुश्किल है। तो इस टाइप की चीजों में पार्टिसिपेशन जरूरी है,
क्योंकि कल को जो भी इस रिसर्च के आउटपुट आते हैं उनके बेनिफिट्स हमें तभी मिल पाएंगे जब हम इसकी मेंबर कंट्री हों। अदरवाइज तो जैसे कि अभी हम फेस करते हैं पेटेंट की प्रॉब्लम, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज पेटेंट करवा लेती हैं 20 साल के लिए और वो वहीं से पैसे कमाती हैं, हमें पे करना पड़ता है, हमें वो महंगी पड़ती हैं, हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए ऑलरेडी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया जाना जरूरी है, मेंबरशिप लिया जाना जरूरी है। और फुल मेंबरशिप की बात करें तो अब इसमें ऐसा है कि 2 इयर्स तक, आई मीन टू से कि 2 इयर्स बाद हम फुल मेंबरशिप के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कंडीशन क्या है कि 5 इयर्स तक हम एसोसिएट मेंबर रहें, लाइक अभी हमें मिलता है, तो 2 साल बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर 2+3 5 साल तक हम एसोसिएट मेंबर रहते हैं तो हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी। और उसमें फिर अलग से अभी जो पे करना पड़ता है वो 10% है परमानेंट मेंबर्स की दृष्टि से देखा जाए तो। परमानेंट मेंबर्स को लाइक कि 78 करोड़ इंटू 10 इतना पे करना पड़ता है। तो दैट इज नॉट अ बिग डील कि इतनी मनी पे करनी पड़ रही, क्योंकि इसके फायदे काफी ज्यादा हैं। लार्ज हैड्रन कोलाइडर यहीं पे है, उसी से ये रिसर्च की गई थी, उसी से हिग्स बोसोन की खोज की गई थी, उसमें एक्सेलरेट करवा के पार्टिकल्स को। तो इसके हमें काफी फायदे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रंप का। ये ट्रंप की पॉलिसीज धीरे धीरे बाहर आनी स्टार्ट हो रही हैं। ट्रंप ने अपने जो 2-2.5 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया है, 2.5 मिनट करीब का, उस वीडियो में ट्रंप ने कहा है कि एक तो टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कुछ 12 पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं, ये जो पैसिफिक यूएसए, कनाडा और वो सब कंट्रीज जो हैं, पैसिफिक रिम, इसकी कंट्रीज 12, इनको मिला के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये डील की गई थी। अभी रेटिफाई इसने नहीं किया है, कांग्रेस में है भी वो, कांग्रेस के रेटिफिकेशन के लिए बचा हुआ है। तो ट्रंप का कहना है कि हम इसको खत्म कर देंगे, इस डील को विथड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट चीज ये होगी। सेकंड कि H1B वीजा, इस पॉलिसी के थ्रू लगभग 80,000 जॉब्स ये मिलती हैं लोगों को। इंडिया से लोग यहाँ पे जाते थे, चाइना से यहाँ पे लोग जाते थे H1B वीजा के थ्रू। तो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि आई विल स्टॉप इमिग्रेशन, और जो अमेरिकन की जॉब्स को खा रहे हैं इमिग्रेंट्स आके, मैं उसको खत्म कर दूंगा, इमिग्रेंट्स को नहीं आने दूंगा। मैक्सिको के अगेंस्ट तो मैं दीवार ही खड़ी कर दूंगा, क्योंकि वहां से भी लोग इमिग्रेंट आते हैं, इलीगल इमिग्रेशन भी वहां से होता है। तो वो सारी चीजें मैं खत्म कर दूंगा, ऐसा इन्होंने वादा किया था। तो उन्हीं सारी चीजों को ये अप्लाई भी कर रहे हैं अभी। तो कुछ चीजें और हैं जो उन्होंने बोली हैं, तो वो हम देख लेते हैं। एक तो कि ट्रेड टीपीपी को खत्म करके हम बायलैटरल रिलेशंस इन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट चीज एनर्जी से रिलेटेड, सेकंड ये वीजा वाली बात हो गई। थर्ड हम देखें तो एनर्जी से रिलेटेड इनका क्या कहना है कि कोल, इसका कोल एनर्जी को आई विल रिवाइव अगेन, क्योंकि ये हमारा जो रेस्ट्रिक्शंस है एनर्जी प्रोडक्शन, क्लीन एनर्जी और सोलर और ये सब जो है, उसकी वजह से जॉब्स हमारे, दीज थिंग्स आर किलिंग आवर जॉब्स। तो इनको मैं खत्म करके शेल गैस और क्लीन कोल एनर्जी, इन सबको रिवाइव करूंगा। थर्ड थिंग इन्होंने बोली है नेशनल सिक्योरिटी से, फोर्थ थिंग नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जो साइबर अटैक्स और अदर फॉर्म्स ऑफ अटैक्स को कंप्रहेंसिवली एक प्लान बनाया जाएगा जो इन सब चीजों को रोकेगा। नेक्स्ट की रेगुलेशन होगा, ये ओल्ड जो भी एलिमिनेट करने के लिए ओल्ड रेगुलेशंस को अलग से रेगुलेशन किया जाएगा इन सब ओल्ड रेगुलेशंस पे, कि उनको पुरानी जो भी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उनको खत्म किया जा सके। और नेक्स्ट चीज की इमिग्रेंट्स को हम रोकेंगे, जो भी वीजा के जो नॉर्म्स हैं इनको एब्यूज करके कंट्रीज फायदा उठाती हैं, वो सब मैं नहीं होने दूंगा। इस टाइप की इन्होंने बात की है। तो ये इनकी पॉलिसीज के थ्रू जो चेंजेज आएंगे वर्ल्ड वाइड उसको शो करता है। इन्होंने ये भी कहा था कि रशिया से हम रिलेशन सुधारेंगे, चाइना से हम कोई बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं रखेंगे, जो पिवोट टू एशिया पॉलिसी थी उसको भी हम खत्म करेंगे। ओबामा की जो जो पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट इनके थॉट्स हैं। इनका कहना है कि 100 डेज में हम ये सारी चीजें करेंगे
ये फर्स्ट हमारा स्टेप होगा। तो ये चेंजेज आएंगे तो वर्ल्ड वाइड इसके काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेंगे। और यहाँ पे भी अमेरिका में जो 85,000 वर्कर्स H1B वीजा के थ्रू पहुंचते हैं उनको रोक दिया जाएगा, तो सारी कंट्रीज पे असर पड़ेगा। दूसरा, यहाँ की जो जॉब्स हैं यहीं मिलेंगी तो यूएसए पे भी असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, डिमोनेटाइजेशन। इसके लिए फिच ने क्या कहा है, रेटिंग एजेंसी है ये। तो फिच का कहना है कि डिमोनेटाइजेशन कर दिए जाने से ऐसा नहीं है कि इसके बहुत जल्दी फायदे देखने को मिलेंगे। डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन से अभी कुछ टाइम तक तो एक तो कैश की सप्लाई बंद हो जाए, कैश सप्लाई कम हो गई है, तो कॉमर्स इटसेल्फ कम हो जाएगा। कॉमर्स के कम होने से जीडीपी डायरेक्ट कम होगी, तो ये सारी चीजें जीडीपी पे इफेक्ट होगा इसका काफी दिनों तक। फोर्थ क्वार्टर में तो और कम रहेगी, इस टाइप की इन्होंने का फोरकास्ट की है। फिर इन्होंने कहा कि जीडीपी पे ग्रोथ पे जो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा वो लंबे समय तक चलने वाला है। नेक्स्ट, कि डिमोनेटाइजेशन का जो हमने स्टेप लिया है उससे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाएंगे इंडिया की सॉवरेन रेटिंग में। ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चेंजेज करने वाला नहीं है, तो इसलिए चेंजेज नहीं आएंगे। दूसरा, कि इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है, ये इसमें पोटेंशियल है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाए, और बैंक की लैंडिंग जो है वो भी इससे बढ़ेंगी। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कि बैंक्स में जो मनी आती है वो कितने दिन टिकती है। बैंक्स में लाइक कि अभी मनी जमा करवाई जा रही है, डिपॉजिट की जा रही है, लेकिन मान लीजिए 1-2 मंथ में ही वो सारी मनी वापस चली जाती है, लोग उसको निकाल लेते हैं कैश की फॉर्म में। तो ना तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक्स दे पाएंगे, और ना ही अपना जो बासेल 3 नॉर्म्स के लिए चाहिए वो सब भी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी यदि दोबारा से वो पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट ये कहा जाए कि डिमोनेटाइजेशन कर देने से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे हो जाएंगे, तो वैसा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें इस आर्टिकल में दी गई हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंडियाज वेल्थ राइजेज एज डज डिस्पैरिटी। इसका क्या है कि वेल्थ ओवरऑल हमारी बढ़ी है, लेकिन हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, ग्लोबल वेल्थ में हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ग्लोबल वेल्थ की एक रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की, उसमें कहा गया है कि इंडिया में अनइवन ग्रोथ है। अनइवन ग्रोथ की वजह से 96% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो बेस पे है वेल्थ पिरामिड के। वेल्थ पिरामिड मीन्स कि ये पिरामिड है तो यहाँ टॉप पे बहुत कम लोग हैं, और लाइक इस एरिया में बेस रीजन में 96% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन यहाँ पे स्टे करती है। सो आगे इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं कि इंडिया में वेल्थ जो है वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में, रियल एस्टेट की फॉर्म में ज़्यादा है। ये हाउस होल्ड एसेट्स जो हैं वो लगभग 86% है। तो ये जो बेस पे लोग हैं, बेस पे 96% लोग हैं, और ये लगभग $10,000 से नीचे हैं, और ओनली 0.3% लोग ऐसे हैं, एडल्ट पॉपुलेशन ऐसी है जो $1,00,000 से ऊपर है। तो ये एक डिस्पैरिटी है, और ये हम गिनी कोएफिशिएंट एक देखते हैं, प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं गिनी कोएफिशिएंट इकोनॉमी में। तो डिस्पैरिटी बिटवीन हायर एंड लोअर पीपल, ये एक वंचनाहीन भावना को ये क्रिएट करता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसको शो करता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने से बाकी सारी चीज़ें भी हार्मोनी डिस्टर्ब होती है। तो इस टाइप का एक आर्टिकल है। तो कहीं कुछ फोल्डर पॉइंट्स में इसे यूज में ले सकते हैं, और ये डाटाज को इंक्लूड किए जा सकते हैं आंसर्स में। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज इतने ही आर्टिकल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।